हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिंडिकेट आईएएस। आज हम लोग अध्ययन कर रहे हैं भारतीय संविधान में आपात उपबंधों को लेकर। भारत के संविधान में कुछ आपात उपबंध किए गए हैं जिससे कि आपातकालीन परिस्थितियां यदि देश के अंदर उत्पन्न होती हैं उससे बेहतर ढंग से निपटा जा सके। कहने का हमारा आशय है कि कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस देश में उत्पन्न हो सकते हैं, कुछ ऐसे आपात परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती है जिससे देश की शासन व्यवस्था को संचालित करने में समस्या आने की संभावना व्यक्त की जा सकती है। तो इन आपातकालीन परिस्थितियों से बेहतर ढंग से निपटने के लिए भारत के संविधान में कुछ आपात उपबंध किए गए हैं। आज हम लोग इसी आपातकालीन व्यवस्था के संदर्भ में अध्ययन कर रहे हैं। समझने का हम लोगों का प्रयास है कि संविधान में जो प्रावधान आपातकालीन परिस्थिति से निपटने के संदर्भ में किए गए हैं वे प्रावधान क्या हैं, और यदि आप इन आपातकालीन संवैधानिक प्रावधानों के बारे में अध्ययन करें तो भारत के संविधान में तीन उन परिस्थितियों के बारे में चर्चा की गई है जो आपात की श्रेणी में है। पहली स्थिति हो सकती है कि देश पर कोई बाहरी आक्रमण हो गया हो, या देश के अंदर कुछ असामान्य स्थितियां उत्पन्न हो गई हो, सशस्त्र विद्रोह छिड़ गया हो, तो ये सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, यह स्थिति हो सकती है। इसके लिए आपात व्यवस्था का कैसे प्रयोग किया जाए, तो भारत के संविधान में इसके लिए अनुच्छेद 352 का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर देखिए, आपात उपबंध के बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो हमारा सीधा सा आशय होता है कि यदि देश के अंदर या देश की सीमा प्रभावित हो रही हो, सामान्य व्यवस्था का संचालन के मार्ग में अवरोध उत्पन्न हो रहे हो, तो ऐसी परिस्थिति आपात की श्रेणी में होती है। इन विषम परिस्थितियों से कैसे निपटा जाए, इसके लिए भारत के संविधान में आपात उपबंध निर्धारित किए गए हैं। इस संदर्भ में संविधान में भाग 18 के अंतर्गत अनुच्छेद 352 से लेकर अनुच्छेद 360 तक आपातकालीन स्थिति से निपटने के संदर्भ में प्रावधान निर्धारित किए गए हैं। इस आपातकालीन स्थिति से निपटने के मामले में जो संवैधानिक प्रावधान हैं उन्हें 3 भागों में बांटा जा सकता है। 3 अलग अलग भागों में इन्हें बांटा जा सकता है जिससे कि असामान्य परिस्थिति से बेहतर ढंग से निपटा जा सके। तो ये क्या क्या प्रावधान हैं, इसे हमें थोड़ा समझने की आवश्यकता होगी। लेकिन यहाँ पर एक ये भी समझना बहुत आवश्यक है कि आपातकालीन प्रावधान जो संविधान में निर्धारित किए गए हैं उसके पीछे उद्देश्य क्या है। और यदि हम उद्देश्यों के बारे में चर्चा करें तो इन प्रावधानों को शामिल करने के पीछे जो सबसे मुख्य कारण है, जो सबसे बड़ा उद्देश्य है, वह यह है कि भारत की संप्रभुता, भारत की एकता और भारत की अखंडता बनी रहे। कहने का हमारा आशय है कि यदि कुछ ऐसी विषम परिस्थिति उत्पन्न हो रही है जिससे भारत की एकता को लेकर प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हों, भारत की अखंडता प्रभावित हो रही हो, भारत की जो संप्रभुता है वो खतरे में पड़ रही हो, भारत की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वह प्रभावित हो रही हो, या फिर जो संविधान की सुरक्षा है वह खतरे में है, तो ये तमाम ऐसी परिस्थितियां हैं जिन्हें हम आपातकालीन परिस्थिति के रूप में जानते हैं। और इन्हीं आपातकालीन परिस्थिति से निपटने के उद्देश्य से भारत के संविधान में भाग 18 के अंतर्गत अनुच्छेद
352 से लेकर अनुच्छेद 360 तक प्रावधान निर्धारित किए गए हैं। आज हम इन्हीं प्रावधानों को लेकर अध्ययन कर रहे हैं। हालांकि हमारा अध्ययन का जो आज का मुख्य विषय है वह अनुच्छेद 352 से संबंधित प्रावधानों को लेकर है, और अलग अलग क्लासेस के अंदर आप सबसे पहले 352 के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, फिर अनुच्छेद 356 एक दूसरी क्लास में उस पर डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे, और उसके उपरांत जो है अनुच्छेद 360 से संबंधित जो प्रावधान है उसके बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। यहाँ पर इस बात को समझना होगा कि भारत के संविधान में जो आपातकालीन उपबंध किए गए हैं उन्हें हम 3 भागों में निर्धारित कर सकते हैं। इसका पहला भाग राष्ट्रीय आपात से जुड़ा हुआ है। राष्ट्रीय आपात का सीधा सा आशय है कि वैसी परिस्थिति, वैसी विषम परिस्थिति जो देश पर बाह्य आक्रमण के रूप में उत्पन्न हुई हो, भारत का किसी अन्य देश साथ युद्ध छिड़ गया हो, या आंतरिक अशांति उत्पन्न हो गई हो, या सशस्त्र विद्रोह छिड़ गया हो। हालांकि आज आंतरिक अशांति को जो है हम आपातकालीन परिस्थिति के रूप में अनुच्छेद 352 के तहत परिभाषित नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी अगर हम राष्ट्रीय आपात की बात करें तो विशेषकर भारत के ऊपर अगर युद्ध का दबाव बना हुआ हो, युद्ध छिड़ गया हो, उसकी संभावना व्यक्त की जा रही हो, या देश के अंदर सशस्त्र विद्रोह हो गया हो, तो इसके लिए संविधान में अनुच्छेद 352 का प्रयोग किया गया है। और अनुच्छेद 352 का जो संबंध है वह राष्ट्रीय आपात से है। तो हम लोग राष्ट्रीय आपात को समझने का प्रयास करेंगे, नेशनल इमरजेंसी को समझने का प्रयास करेंगे। अनुच्छेद 352 का आज हमारा विस्तार से यहाँ पर अध्ययन हो रहा है कि संविधान में जो आपात उपबंध हैं उसकी 3 कैटेगरी है। पहली कैटेगरी राष्ट्रीय आपात के रूप में, नेशनल इमरजेंसी के रूप में अनुच्छेद 352 के तहत प्रावधान किए गए हैं। दूसरी कैटेगरी जो है राज्यों में राष्ट्रपति शासन, या इसको हम प्रेसिडेंट्स रूल इन स्टेट्स के रूप में संबोधित करते हैं। इसके लिए अनुच्छेद 356 में प्रावधान को निर्धारित किया गया है। और तीसरी कैटेगरी वित्तीय आपात से संबंधित है, जिसका कि प्रयोग अनुच्छेद 360 के अंतर्गत किया गया है। तो ये 3 कैटेगरी हैं आपात के संदर्भ में आपात संबंधी प्रावधानों को लेकर भारत के संविधान में जो प्रावधान निर्धारित किए गए हैं विषम परिस्थितियों से निपटने को लेकर, उन्हें हम इन्हीं 3 कैटेगरी में विभाजित कर सकते हैं। इनमें पहले के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, राष्ट्रीय आपात के संदर्भ में आज हम लोग यहाँ अध्ययन कर रहे हैं। ये जो अनुच्छेद 352 है ये वास्तव में राष्ट्रीय आपात से संबंधित प्रावधानों को निर्धारित करने से संबंधित है। तो कहने का आशय है कि अनुच्छेद 352 में जो प्रावधान किए गए हैं उसका संबंध राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा को लेकर है। राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का आधार क्या हो सकता है, वे कौन सी परिस्थितियां हैं जिनके आधार पर अनुच्छेद 352 का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा की जा सकती है, हम लोग उन आधारों की चर्चा करेंगे। एक बात तो बिल्कुल दिमाग में रखना चाहिए, हालांकि हमने जब राष्ट्रपति के बारे में उसके अधिकार शक्तियों के प्रयोग को लेकर अध्ययन आपको करवा रहे थे तो हमने स्पष्ट किया था कि राष्ट्रपति के पास कुछ इमरजेंसी पावर भी है, आपातकालीन अधिकार और शक्तियां भी राष्ट्रपति के पास है। अनुच्छेद 352 की उद्घोषणा का अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास है। तो आधार अनुच्छेद 352 के प्रयोग करने का क्या हो सकता है, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले जो है आप लोगों को समझना चाहिए कि राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आधार क्या बनाया जाएगा राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का, तो इन आधारों में पहला जो आधार है कि यदि युद्ध छिड़ गया हो, अगर देश युद्ध की विभीषिका में चला गया हो या युद्ध की संभावना व्यक्त की जा रही हो, यह पहला आधार है। क्या हम देख रहे हैं, युद्ध या तो छिड़ गई हो या फिर युद्ध छिड़ने की संभावना व्यक्त की जा रही हो,
ये पहला आधार है राष्ट्रीय आपात को घोषणा करने का। दूसरा आधार क्या है? बाह्य आक्रमण हो गया हो देश पर, या बाह्य आक्रमण की संभावना व्यक्त की जा रही हो। आक्रमण हुआ नहीं है, लेकिन आक्रमण होने की संभावना यदि बनी हुई है तो इसको आधार बनाकर भी राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा की जा सकती है। और तीसरा कारण सशस्त्र विद्रोह को लेकर है। यदि देश के अंदर सशस्त्र विद्रोह छिड़ गया हो, तख्तापलट घटना हो गई हो, या सशस्त्र विद्रोह छिड़ने की संभावना हो, तो इन तीन में से किसी भी एक आधार पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा सकती है। यहां पर एक बात बहुत ही ध्यान रखने योग्य है, और वह है सशस्त्र विद्रोह। भारत के मूल संविधान में अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात की घोषणा के आधार के रूप में सशस्त्र विद्रोह को कारण नहीं माना गया था। सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग ही नहीं किया गया था। और जब तीसरी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा इंदिरा जी के कार्यकाल में, इंदिरा गांधी के कार्यकाल में उद्घोषित की गई, जब इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, तो आंतरिक अशांति के नाम पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई थी। कहने का हमारा आशय है कि भारत के मूल संविधान में राष्ट्रीय आपात की घोषणा के लिए तीन में से किसी एक आधार का होना आवश्यक था। पहला आधार क्या था कि या तो युद्ध छिड़ गया हो या उसकी संभावना व्यक्त की जा रही हो। दूसरा आधार था कि बाह्य आक्रमण हो गया हो या उसकी संभावना व्यक्त की जा रही हो। और तीसरा आधार था कि आंतरिक अशांति उत्पन्न हो गई हो। ये मूल संविधान में तीन आधार बताए गए थे राष्ट्रीय आपात की घोषणा को लेकर। लेकिन जब 44वां संविधान संशोधन किया गया 1978 में, तो 1978 के संशोधन के आधार पर, यानी संविधान के 44वें संशोधन के द्वारा आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह को शामिल कर लिया गया। कहने का आशय है कि वर्तमान में का जो तीसरा आधार आंतरिक अशांति है, आज की डेट में अब वह निरस्त हो चुका है। आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह का होना आवश्यक है। और जब तक सशस्त्र विद्रोह उत्पन्न नहीं हुआ हो या उसकी संभावना व्यक्त नहीं की जा रही हो, राष्ट्रीय आपात की घोषणा नहीं की जा सकती है। कहने का आशय, आंतरिक अशांति के नाम पर अनुच्छेद 352 का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा नहीं की जा सकती है। तो यहाँ पर हमने इसी चीज को मेंशन भी कर दिया कि मूल संविधान में सशस्त्र विद्रोह के स्थान पर आंतरिक अशांति शब्द का प्रयोग किया गया था। तो यहाँ सशस्त्र विद्रोह जो है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा निर्धारित किया गया है, उसमें इंक्लूड किया गया है। तो आज आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपात घोषणा नहीं की जा सकती है। तो कहने का आशय है कि जो तीन कारण यहाँ पर गिनाए जा रहे हैं, तीन आधारों की चर्चा हमने किया आपसे कि युद्ध छिड़ गया हो या युद्ध की संभावना हो, बाह्य आक्रमण हो गया हो या बाह्य आक्रमण की संभावना हो, और तीसरी स्थिति सशस्त्र विद्रोह छिड़ गया हो या उसकी संभावना हो। इन तीनों ही स्थितियों में से यदि कोई एक उपलब्ध हो तो उसको आधार बनाकर राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा समझना होगा कि ये जो राष्ट्रीय आपात है, इसे भी दो अलग अलग कैटेगरी में रखा जा सकता है। इसके भी दो अलग अलग भाग हैं। एक को हम बाह्य राष्ट्रीय आपात की बात करते हैं और दूसरे को हम आंतरिक आपात के रूप में जानते हैं। दो प्रकार यहाँ पर हैं राष्ट्रीय आपात का, एक बाह्य आपात और दूसरा आंतरिक आपातकाल। बाह्य आपातकाल से हमारा जो संबंध है वह यह है कि वैसा आपातकाल जिसकी उद्घोषणा युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर की गई हो।
यदि राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 का प्रयोग करते हुए युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण को आधार बनाकर राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर रहा है तो इस प्रकार का राष्ट्रीय आपात बाह्य आपात के रूप में जाना जाता है। इसको हम एक्सटर्नल इमरजेंसी के रूप में संबोधित करते हैं। और यदि राष्ट्रपति के द्वारा सशस्त्र विद्रोह को आधार बनाकर राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई हो, यानी अनुच्छेद 352 का प्रयोग करते हुए यदि राष्ट्रपति ने सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर रखा हो तो इस प्रकार का राष्ट्रीय आपात आंतरिक आपातकाल के रूप में जाना जाएगा। इंटरनल इमरजेंसी हम इसे कहते हैं। तो ये दो अलग अलग कैटेगरी है राष्ट्रीय आपात के संदर्भ में। अब हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने से पूर्व राष्ट्रपति के पास मंत्रिमंडल की सहमति को भेजना आवश्यक होता है। यानी जब भी राष्ट्रीय आपात की घोषणा अनुच्छेद 352 के तहत होनी है तो आधार तो 3 है, 3 में से किसी भी एक आधार पर राष्ट्रपति इस प्रकार की घोषणा को कर सकता है। लेकिन इसके लिए परामर्श की प्रक्रिया का पालन करना भी अनिवार्य होता है। राष्ट्रपति को अनुच्छेद 352 का प्रयोग करने के लिए मंत्रिमंडल के परामर्श की आवश्यकता पड़ती है। यदि हम 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 से पहले की बात करें, संविधान में कहीं पर भी इस बात का उल्लेख नहीं था कि मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को लिखित में या मौखिक परामर्श प्रदान करेगी। चूंकि 25 जून 1975 को आंतरिक अशांति के नाम पर जब प्रधानमंत्री इंदिरा जी ने राष्ट्रपति को परामर्श प्रदान किया था राष्ट्रीय आपात की घोषणा करने के लिए, तो उसी को आधार बनाकर राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 352 का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय आपात को पूरे देश में लागू कर दिया था। लेकिन 1977 में जब कांग्रेस की सरकार का पतन हुआ और उसके स्थान पर जनता पार्टी की सरकार केंद्र में स्थापित हुई, प्रधानमंत्री के रूप में मोरारजी देसाई को नियुक्त किया गया था। मोरारजी देसाई की सरकार ने संसद से 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 को अधिनियमित करवाया और इस 44वां संविधान संशोधन के आधार पर यह प्रावधान कर दिया गया, यानी अनुच्छेद 352 में संशोधन किया गया। पहला संशोधन किया गया आधार को लेकर, आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह को आधार के रूप में परिभाषित किया गया। और दूसरा जो बड़ा परिवर्तन हुआ कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा केवल और केवल मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श के आधार पर करेगा। आज की डेट में राष्ट्रीय आपात की घोषणा करने से पूर्व राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श की आवश्यकता होगी। जब तक मंत्रिमंडल लिखित परामर्श राष्ट्रपति को नहीं प्रस्तुत करता है, राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 का प्रयोग करने में समर्थ नहीं है। यानी राष्ट्रपति का विवेक अधिकार नहीं है कि वह राष्ट्रीय आपात की घोषणा को लागू कर दे, बल्कि राष्ट्रपति इसके लिए मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श को आधार बनाता है। तो मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श के आधार पर ही राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जा सकती है। तो संघ का जो मंत्रिमंडल है वह इस संदर्भ में लिखित परामर्श राष्ट्रपति को प्रदान करता है और उसको आधार बनाकर उसी परामर्श को लेकर राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। एक चीज ध्यान रखना होगा, ये जो 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया, उससे पहले मूल संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख नहीं किया गया था। 44वां संविधान संशोधन करते हुए
पहली बार अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात के संदर्भ में मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किया गया। कारण कि यहीं पर स्पष्ट किया गया कि मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा करेगा। तो मंत्रिमंडल शब्द का पहली बार जो प्रयोग किया गया अनुच्छेद 352 के तहत किया गया है और इसके लिए 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में प्रावधान किया गया था। तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के जो व्यवस्था है उसी को आधार बनाकर अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द को सम्मिलित किया गया है। अब अक्सर जो है आपके जेहन में एक विचार आता है कि ठीक है, मंत्रिमंडल ने लिखित परामर्श दिया और उसको आधार बनाकर राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर डाला। अब राष्ट्रीय आपात की घोषणा हो गई है तो एक जेहन में प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या इसके लिए संसदीय सहमति की आवश्यकता होगी क्या? बिल्कुल, क्योंकि राष्ट्रीय आपात एक बड़ी घटना है। देश में विषम परिस्थिति चल रही है, चाहे वो युद्ध के आधार पर हो, चाहे युद्ध की संभावना के आधार पर हो, बाह्य आक्रमण के आधार पर हो या सशस्त्र विद्रोह की वजह से उत्पन्न हुआ हो। विषम परिस्थिति से निपटने के लिए राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय आपात घोषणा किया है, परंतु ऐसी उद्घोषणा संसदीय सहमति के अधीन होती है। यानी जब राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय आपात घोषणा की है उस तिथि से 30 दिनों के अंदर, याद रखिएगा, राष्ट्रीय आपात घोषणा की तिथि से 30 दिनों के अंदर संसद के दोनों सदनों से अलग अलग अनुमति लेने की आवश्यकता होगी। जब तक संसदीय अनुमति प्राप्त नहीं होगी तब तक राष्ट्रीय आपात घोषणा को 30 दिनों से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। 30 दिनों के अंदर, यानी पहला अनुमोदन संसद से 30 दिन के अंदर होना चाहिए। एक समय सीमा का निर्धारण किया गया है ताकि राष्ट्रीय आपात को आगामी 6 महीने तक बनाए रखा जा सके और 6 महीने की समाप्ति से पहले फिर से इसे संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता होगी और हर 6 महीने की समाप्ति से पहले संसदीय अनुमोदन के माध्यम से इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। यहाँ पर यह भी ध्यान रखना होगा कि ये जो संसदीय अनुमोदन है वह 2/3 बहुमत से प्राप्त करना अनिवार्य होता है। अनुच्छेद 352 की उद्घोषणा राष्ट्रपति ने किया हो, 30 दिनों के अंदर संसद के दोनों सदनों से अलग अलग 2/3 बहुमत से राष्ट्रीय आपात की घोषणा को सहमति प्रदान करना अनिवार्य होता है। यदि संसद ने ऐसा नहीं किया, संसद के दोनों सदनों या दोनों सदनों में किसी सदन ने 2/3 बहुमत से सहमति प्रदान नहीं किया है तो 30 दिन की समाप्ति के साथ ही राष्ट्रीय आपात घोषणा समाप्त हो जाएगी। और यदि अनुमोदन संसद के दोनों सदनों ने अलग अलग 2/3 बहुमत से अनुमोदन दे दिया हो तो इसे 6 महीने तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। 6 महीने की समाप्ति से पहले यदि फिर से संसद के दोनों सदनों के द्वारा 2/3 बहुमत से अनुमोदन पुनः प्राप्त कर लिया गया हो तो आगामी 6 माह तक इसे बढ़ाया जा सकता है। कहने का आशा है कि संसद द्वारा एक बार अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात यह उद्घोषणा 6 माह तक प्रवर्तन में रहेगा और 6 माह की समाप्ति से पूर्व फिर से संसदीय अनुमोदन प्राप्त करते हुए इसे आगे प्रवर्तन में बनाए रखा जा सकता है। अब लोग थोड़ा समझेंगे कि इस उद्घोषणा का विस्तार कहां कहां हो सकता है। क्या संपूर्ण भारत में अनुच्छेद 352 का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा सकती है? तो यहाँ पर जो है बिल्कुल क्लियर कट व्यवस्था है अनुच्छेद 352 की कि अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात को या तो संपूर्ण देश में लागू किया सकता है या केवल प्रभावित वाले भाग में। भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत जो भी भाग प्रभावित है
केवल उस भाग में भी राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा सकती है, उसको क्रियान्वित किया जा सकता है, उसे प्रवर्तित किया जा सकता है। बाकी इसके लिए संपूर्ण भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत इसकी क्रियान्विति को सुनिश्चित करना अनिवार्य नहीं होता है। लेकिन अगर लगता हो कि नहीं, राष्ट्रीय आपात को संपूर्ण देश में, भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र के अंतर्गत लागू करना अनिवार्य है, तो निसंदेह इसे संपूर्ण देश में भी लागू किया जा सकता है। तो दो तथ्य यहाँ पर ध्यान रखने की जरूरत है। पहली चीज कि अनुच्छेद 352 के तहत जिस राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है, उसे संपूर्ण भारत के राज्य क्षेत्र में विस्तरित किया जा सकता है, उसे विस्तार दिया जा सकता है, या केवल जो प्रभावित एरिया है, जो प्रभावित क्षेत्र है, जो प्रभावित राज्य हैं, केवल वहां तक ही इसका विस्तार किया जा सकता है, उसके प्रभाव को निर्धारित किया जा सकता है। अब एक प्रश्न और भी बहुत ही जेन्युइन है कि राष्ट्रीय आपात की घोषणा को वापस कैसे लिया सकता है, उसे कैसे निरस्त किया जा सकता है, उसकी समाप्ति कैसे हो सकती है। तो राष्ट्रीय आपात की घोषणा को समाप्त करने के लिए अगर देखें तो यहाँ पर दो चीज़ों के बारे में आपको ध्यान रखना होगा, दो स्थितियों के बारे में आपको ध्यान रखना होगा। पहला कंडीशन है, राष्ट्रपति जब चाहे किसी भी वक्त राष्ट्रीय आपात की घोषणा को वापस ले सकता है। यानी राष्ट्रपति के पास एक बहुत बड़ा अधिकार है कि वह किसी भी समय एक दूसरे उद्घोषणा के द्वारा राष्ट्रीय आपात को वापस कर सकता है। यह राष्ट्रपति के पास अधिकार है, और नहीं तो संसदीय अनुमोदन के आधार पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा को स्थगित किया जा सकता है। दूसरी चीज यहां पर यह भी समझना होगा कि सपोज दैट राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय आपात की घोषणा को वापस ले लिया हो, तो इस प्रकार की उद्घोषणा आगे प्रवर्तित नहीं रहती है। और यदि राष्ट्रपति ने उद्घोषणा को वापस ले लिया हो, तो इस प्रकार की वापस वाली उद्घोषणा के लिए संसद की सहमति की आवश्यकता नहीं होगी। बिना संसदीय सहमति के ही राष्ट्रपति की उद्घोषणा को प्रवर्तित कर दिया जाता है। कहने का आशय कि राष्ट्रपति जब चाहे राष्ट्रीय आपात उद्घोषणा को समाप्त करने की घोषणा एक दूसरी उद्घोषणा के रूप में कर सकता है, और यदि राष्ट्रपति ने ऐसा किया है तो इसे संसद के द्वारा सहमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी। यह राष्ट्रपति का फाइनल डिसीजन होगा। दूसरी बात होती है कि राष्ट्रपति ने उद्घोषणा को वापस नहीं लिया, तो यहां पर लोकसभा की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। यदि आपातकाल की उद्घोषणा को जारी रखने का अनुमोदन से संबंधित जो प्रस्ताव है, ये लोकसभा ने निरस्त कर दिया हो, यानी राष्ट्रीय आपात की घोषणा संबंधी जो प्रस्ताव है उसको लोकसभा ने डिलीट कर दिया हो, निरस्त कर दिया हो, उसे अब स्वीकृति नहीं प्रदान किया हो, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति उद्घोषणा को वापस लेने के लिए बाध्य हो जाता है। यानी लोकसभा ने यदि राष्ट्रीय आपात घोषणा को निरस्त किया है, तो राष्ट्रपति इस प्रकार की उद्घोषणा को वापस लेगा, वे उसकी बाध्यता होगी। अब एक प्रश्न और बहुत महत्वपूर्ण बनता है, वो यह है कि जो राष्ट्रीय आपात घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, क्या उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है? क्या वो न्यायिक समीक्षा के अधीन है? क्या न्यायालय के द्वारा उस पर टीका टिप्पणी की जा सकती है? न्यायपालिका के द्वारा, न्यायालय के द्वारा क्या उस पर रोक लगाई जा सकती है? ये तमाम प्रकार के प्रश्न आपके जहन में आ रहे होंगे। तो यहाँ पर समझना होगा कि जो 38th अमेंडमेंट किया गया संविधान का, संविधान के 38वां संशोधन के द्वारा 1975 का संशोधन है, यह तय कर दिया गया कि राष्ट्रपति की उद्घोषणा को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। न्यायिक समीक्षा के दायरे से वह बाहर रख दिया गया। मूल संविधान में ऐसा कुछ नहीं था,
लेकिन 1975 में जब संविधान का 38वां संशोधन किया गया, उस 38वें संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति द्वारा यदि राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा सकती है, अर्थात अनुच्छेद 352 का प्रयोग किया गया हो, तो इसे हम न्यायिक समीक्षा के दायरे में नहीं रखेंगे, इसे न्यायिक समीक्षा के दायरे से ही बाहर कर दिया गया। लेकिन 1978 में जब संविधान का 44वां संशोधन किया गया, इस 44वें संविधान संशोधन के आधार पर 38th अमेंडमेंट में जो प्रावधान निर्धारित किए गए थे, न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर रखने का जो प्रावधान किया गया था, उसको 44वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा निरस्त कर दिया गया। यानी अब ये फिर से जो है तय हो गया कि यदि राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय आपात को क्रियान्वित करता है, उसका अधिकार का इस रूप में प्रयोग किया जाना न्यायिक समीक्षा के दायरे में आएगा। इसे दूसरे शब्दों में समझ सकते हैं, राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है आज की डेट में, या 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के प्रावधानों के आधार पर। 1980 का एक निर्णय आया था, मिनर्वा मिल्स वाद, जो कि बहुचर्चित निर्णय है सर्वोच्च न्यायालय का। तो सर्वोच्च न्यायालय ने 1980 के मिनर्वा मिल्स वाद में यह अभी निर्धारित कर दिया कि अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा की जाने वाली राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा न्यायिक समीक्षा के दायरे में होगा, लेकिन एक शर्त के साथ, बशर्ते ऐसी उद्घोषणा समुचित कारण उपलब्ध होने के बिना की गई हो। मिनर्वा मिल्स का जो वाद है 1980 का वाद है, और इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात की घोषणा यदि की जाती है तो उसकी न्यायिक समीक्षा संभव है, लेकिन ऐसी न्यायिक समीक्षा केवल तभी की जा सकती है जब यह स्पष्ट हो जाए कि राष्ट्रीय आपात की घोषणा बगैर समुचित कारण उपलब्ध रहते हुए की गई हो। यानी बिना समुचित कारण की उपलब्धता के आधार पर यदि राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई हो तो इस प्रकार की उद्घोषणा की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। तो यहाँ पर न्यायिक समीक्षा का जो मामला है, थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है, बेहतर ढंग से इसे आप सब समझिएगा। थोड़ा सा अब हम लोग ये भी जानने का प्रयास करें कि किस राष्ट्रपति के दौरान और उसमें कौन प्रधानमंत्री थे जिनके मंत्रिमंडल के रिकमेंडेशन के आधार पर भारत में राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई है। हालांकि ये भी आप लोगों को क्लियर मालूम है और हमने कई बार चर्चा भी किया है कि देश में अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई है। कब कब की गई है? तो पहली बार तब की गई जब भारत और चीन के बीच युद्ध छिड़ गया था। चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया, ये 1962 की घटना है। तो पहली बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई। इसकी अवधि कब से कब थी? तो 26 अक्टूबर 1962 से लेकर 10 जनवरी 1968 तक पहली बार भारत में राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई। उस समय की गई जब भारत के ऊपर चीन का आक्रमण हो गया था, भारत और चीन के बीच युद्ध छिड़ गया था। इसी को आधार बनाकर अनुच्छेद 352 का प्रयोग किया गया, राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई। ये देश के लिए पहली इमरजेंसी थी, पहली बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई थी। इस समय राष्ट्रपति के पद पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब विद्यमान थे
और प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू काम कर रहे थे। तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू साहब थे, राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। देश में पहली बार नेहरू मंत्री परिषद के परामर्श के आधार पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो उस समय के राष्ट्रपति थे, उन्होंने अनुच्छेद 352 की घोषणा की थी। जो दूसरी बार भारत में राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई वह 1971 में की गई, और तब की गई जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध आरंभ हो गए थे। हालांकि वो युद्ध जो है अघोषित युद्ध था। औपचारिक तौर पर भारत और पाकिस्तान के इस युद्ध को युद्ध के रूप में घोषणा नहीं की गई थी, तो अघोषित युद्ध था। 1971 में 3 दिसंबर 1971 को राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई। इस समय राष्ट्रपति कौन थे? तो वीवी गिरी साहब थे, और प्रधानमंत्री के पद पर श्रीमती इंदिरा गांधी विराजमान थी। इंदिरा गांधी और उसके मंत्रिपरिषद के रिकमेंडेशन के आधार पर 3 दिसंबर 1971 को राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई थी। इसके पहले जो राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई थी, जो पहला राष्ट्रीय आपात की घोषणा है 26 अक्टूबर 1962 से इस प्रकार की घोषणा क्रियान्वित हुई थी। 10 जनवरी 1968 तक इसे बनाए रखा गया था। यानी 62 से लेकर 68 तक भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपात नेशनल इमरजेंसी का प्रयोग किया गया था। दूसरे के बारे में हम लोग जब चर्चा कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए, अब प्रधानमंत्री जो है वो नेहरू साहब नहीं थे। 1971 में इंदिरा जी प्रधानमंत्री बन चुकी थी। राष्ट्रपति के पद पर वीवी गिरी साहब मौजूद थे। तो इंदिरा गांधी और उनकी मंत्रिपरिषद के परामर्श के आधार पर वीवी गिरी साहब ने दूसरी बार भारत में राष्ट्रीय आपात को क्रियान्वित किया था। इसका जो क्रियान्वयन किया गया 3 दिसंबर 1971 को पहली बार किया गया, और कब तक जारी रहा? 17 दिसंबर 1971 तक। दूसरा और तीसरा की समाप्ति की डेट एक ही है। जो दूसरी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई 3 दिसंबर 1971 को, 3 दिसंबर 1971 को, वह 17 दिसंबर 1971 तक बना रहता है। जो तीसरी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई 25 जून 1975 की मध्यरात्रि को, और कब तक बना रहा? 17 दिसंबर 1971 तक। दोनों राष्ट्रीय आपात की घोषणा की समाप्ति एक ही समय में की गई, जबकि लागू अलग अलग समय में हुआ था। तो ये जो द्वितीय राष्ट्रीय आपात की घोषणा है ये उस समय की गई 1971 में, जब पाकिस्तान द्वारा भारत के विरुद्ध अघोषित युद्ध छेड़ दिया गया था। औपचारिक युद्ध नहीं था, लेकिन दोनों देश आपस में युद्धग्रस्त थे। औपचारिक घोषणा नहीं हुई थी। यहाँ पर तीसरे राष्ट्रीय आपात की घोषणा की बात मैं कर रहा हूँ। 25 जून, तीसरा राष्ट्रीय आपात की घोषणा 25 जून 1975 को की गई मध्यरात्रि को, और कब तक रहा? तो जो सेकेंड टाइम नेशनल इमरजेंसी को वापस लिया गया था 21 मार्च 1977 को, जो थर्ड इमरजेंसी अब तक इम्प्लीमेंट थी उसे भी वापस ले लिया गया। यानी दूसरा और तीसरा राष्ट्रीय आपात घोषणा को एक ही दिन वापस लिया गया। वह डेट है 21 मार्च 1977। चूँकि इस समय मोरारजी देसाई साहब भारत के प्रधानमंत्री के पद पर आसीन हो चुके थे, सरकार बदल चुकी थी। नई सरकार जो है जनता पार्टी की स्थापित हुई थी केंद्र में, जिसमें प्रधानमंत्री के पद पर मोरारजी देसाई साहब नियुक्त हुए थे। इंदिरा जी का प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल है यहाँ पर समाप्त हो गया था। तो खैर उसकी चर्चा हम लोग
दूसरे क्लास में करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। जब तृतीय राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई, उस समय भारत के राष्ट्रपति के पद पर फखरुद्दीन अली अहमद साहब मौजूद थे। यानी उस समय के राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद साहब। और प्रधानमंत्री के पद पर श्रीमती इंदिरा गांधी काम कर रही थी। इंदिरा के रिकमेंडेशन के आधार पर, यहां पर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, प्रधानमंत्री के मौखिक परामर्श के आधार पर भारत में राष्ट्रीय आपात की घोषणा तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के द्वारा 25 जून 1975 को कर दिया गया। उसके पीछे बहुत सारे रीजन है, लेकिन मुख्य रीजन था कि रायबरेली से अवैध तरीके से इंदिरा गांधी निर्वाचित घोषित की गई थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उस निर्वाचन को अवैध घोषित कर दिया था। तो इस वजह से प्रधानमंत्री के पद पर इंदिरा गांधी को आगे बने रहना संभव नहीं था। अपने पद को बनाए रखने के लिए प्रधानमंत्री के रूप में इंदिरा जी ने फखरुद्दीन अली अहमद को मौखिक परामर्श देते हुए देश में राष्ट्रीय आपात की घोषणा की। और ऐसी घोषणा आंतरिक अशांति के नाम पर की गई थी। सशस्त्र विद्रोह की बात नहीं थी उस समय तक। तो मूल संविधान में आंतरिक अशांति शब्द का ही प्रयोग किया गया था। बाद में 1978 में जब संविधान का 44वां संशोधन किया गया, उस संशोधन के आधार पर आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को शामिल कर दिया गया। यानी आज जब भी राष्ट्रीय आपात की घोषणा की नौबत आएगी तो आधार सशस्त्र विद्रोह को ही बनाया जा सकता है। आंतरिक अशांति के नाम पर किसी प्रकार के राष्ट्रीय आपात की घोषणा नहीं की जा सकती है। तो अभी आप लोगों ने इन तीनों राष्ट्रीय आपात के बारे में विस्तार से अध्ययन किया। अब हम देखें कि राष्ट्रीय आपात का प्रभाव क्या पड़ता है। यदि राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 352 का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय आपात की घोषणा की हो तो उस उद्घोषणा का प्रभाव क्या होता है, हमें उन प्रभावों का अध्ययन करना होगा। और प्रभाव तो राष्ट्रीय आपात बहुत बड़ी घटना है, तो बड़ा और व्यापक प्रभाव यहाँ पर पूरे देश में देखा जा सकता है। सबसे पहले जो प्रभाव है, हमारे जो मूल अधिकार है, मूल अधिकारों पर राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का प्रभाव पड़ता है। इस संदर्भ में हमें दो अनुच्छेदों को अध्ययन में शामिल करना होगा, अनुच्छेद 358, अनुच्छेद 358 और अनुच्छेद 359। इन दो अनुच्छेदों के आधार पर मूल अधिकार प्रभावित होते हैं। अब कैसे क्या प्रभाव हो सकता है, इसे हम अनुच्छेद 358 के आधार पर और 359 के आधार पर समझने का प्रयास करेंगे। यदि अनुच्छेद 358 की बात की जाए तो अनुच्छेद 358 में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रीय आपात की घोषणा के साथ ही अनुच्छेद 19 से संबंधित जो व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं हैं वे स्वतः निलंबित हो जाती हैं, सस्पेंड हो जाती हैं। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार आप सबको दिया गया है। 6 प्रकार की व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं भारत के संविधान में निर्धारित हैं। ये सभी 6 प्रकार की व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं राष्ट्रीय आपात घोषणा के साथ ही स्थगित कर दी जाती है, निलंबित हो जाती हैं। और इससे संबंधित प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 358 में निर्धारित है। लेकिन यहां यह भी ध्यान देना होगा कि अनुच्छेद 358 के आधार पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा के संदर्भ में व्यक्ति स्वतंत्रता संबंधी जो मूल अधिकार है केवल तभी निलंबित होते हैं जब युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई हो। यदि सशस्त्र विद्रोह या आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई हो तो ऐसा संभव नहीं होगा।
आंतरिक अशांति के या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर यदि राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई हो तो अनुच्छेद 19(1) से संबंधित व्यक्तिगत स्वतंत्रता संबंधी जो मूल अधिकार हैं, मौलिक स्वतंत्रताएं हैं, वह निलंबित नहीं होती है। उनका निलंबन केवल और केवल युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा के दौरान किया जाता है। और जैसे ही राष्ट्रीय आपात की घोषणा वापस ले ली जाती है, अनुच्छेद 19 से संबंधित अधिकार पुनर्जीवित हो जाते हैं। उसके लिए अलग से किसी प्रकार का नोटिफिकेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो अनुच्छेद 358 में यह प्रावधान है कि राष्ट्रीय आपात की घोषणा के दौरान जैसे घोषणा होगी, अनुच्छेद 19 से संबंधित, अनुच्छेद 19(1) से संबंधित जो मौलिक स्वतंत्रताएं हैं वे स्वतः निलंबित हो जाते हैं। इन्हें निलंबित करने के लिए राष्ट्रपति के आदेश या राष्ट्रपति के अध्यादेश की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे ही राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 को वापस लेंगे, वैसे ही अनुच्छेद 19 की जो मौलिक स्वतंत्रताएं हैं फिर से एक्टिव हो जाती हैं, फिर से उनका इम्प्लीमेंटेशन प्रारंभ हो जाता है। दूसरा जो है अनुच्छेद वो है 359। अनुच्छेद 359 में यह प्रावधान किया गया है, आर्टिकल 359 में यह प्रावधान किया गया है कि आपातकाल के दौरान, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मूल अधिकार नहीं बल्कि उनका लागू होना निलंबित होता है। मूल अधिकार बने रहते हैं, केवल उनकी जो क्रियान्विति है वह प्रभावित होती है। बाकी मूल अधिकार बने रहते हैं, जस तस बने रहते हैं। उनका जो मूल अधिकारों का जो क्रियान्वयन है वह केवल निलंबित होता है। और यह निलंबन केवल उन्हीं अधिकारों पर लागू होता है जो राष्ट्रपति के आदेश में वर्णित होते हैं। वे कौन कौन से मूल अधिकार निलंबित होंगे, इसके लिए राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करना होता है। राष्ट्रपति के आदेश से ही मूल अधिकार निलंबित होते हैं। ये अनुच्छेद 359 में, अनुच्छेद 359 में प्रावधान किया गया है। दूसरी चीज यहाँ पर ध्यान देना होगा कि आर्टिकल 359 के अंतर्गत जिन मूल अधिकारों का निलंबन आपातकाल के दौरान होता है उसकी अवधि राष्ट्रपति पहले से तय कर देते हैं। राष्ट्रपति द्वारा जो अवधि वर्णित की जाती है, जो अवधि निर्धारित की जाती है, उसी अल्पकाल के लिए मूल अधिकार निलंबित होते हैं। केवल थोड़े समय के लिए मूल अधिकारों का निलंबन संभव होता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना होगा कि चाहे आप आर्टिकल 358 की बात करें या आर्टिकल 359 की बात करें, अनुच्छेद 20 और 21 से संबंधित जो मूल अधिकार है ये कभी भी किसी भी वक्त स्थगित नहीं हो सकते हैं, निलंबित नहीं किया सकते हैं। यदि राष्ट्रीय आपात की घोषणा अनुच्छेद 352 के तहत की गई हो, बावजूद अनुच्छेद 20 और 21 से संबंधित मूल अधिकार कभी भी निलंबित नहीं किया सकते हैं, क्योंकि जीने का अधिकार है। अनुच्छेद 20 और 21, खासकर 21 अगर आप देखें तो पूर्ण रूप से राइट टू लाइफ की बात करता है। तो जीने का अधिकार ये कभी स्थगित नहीं हो सकता है। इसलिए अनुच्छेद 20 और 21 किसी भी विषम परिस्थिति में, भले ही अनुच्छेद 352 का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय आपात की घोषणा ही क्यों न कर दी गई हो, अनुच्छेद 20 और 21 से संबंधित मूल अधिकार कभी भी निलंबित नहीं होते हैं। तो पहला प्रभाव हमने मूल अधिकारों को लेकर देखा कि राष्ट्रीय आपात की घोषणा यदि की गई हो तो मूल अधिकारों पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। दूसरा प्रभाव केंद्र राज्य संबंधों को लेकर यहाँ पर हम लोग अध्ययन करेंगे कि ये जो केंद्र राज्य संबंध है राष्ट्रीय आपात के दौरान ये व्यापक रूप से प्रभावित हो जाते हैं। इस पर विधायी प्रभाव पड़ता है, कार्यपालिकीय प्रभाव पड़ता है, कुछ अन्य प्रभाव भी पड़ते हैं। एक एक करके हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो जब भी राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है,
केंद्र और राज्य जो संबंध है वो प्रभावित होते हैं। विधायी रूप से क्या प्रभाव पड़ता है इन संबंधों पर? तो भारत की संसद को इस दौरान, जब राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई हो, इस दौरान भारत की संसद को एक बड़ा अधिकार प्राप्त हो जाता है। और वो बड़ा अधिकार इस सेंस में है कि राज्य सूची से संबंधित किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार, विधि का निर्माण करने का अधिकार, उसे संचालित करने का अधिकार भारत की संसद के पास आ जाता है। चूंकि आप सबने अध्ययन किया है कि राज्य सूची में जो विषय निर्धारित किए गए हैं उस पर राज्यों के पास अधिकार है, चाहे वो विधि का निर्माण करना हो या उस पर शासन करना हो। तो विधि का निर्माण करना और शासन करना ये राज्य के अधिकार क्षेत्र में आता है, राज्य के प्राधिकार में आता है। लेकिन जब राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई हो, विधायी प्रभाव जो केंद्र और राज्य की व्यवस्था के सापेक्ष है, एक व्यापक प्रभाव पड़ता है कि भारत की जो संसद है राज्य सूची के विषय पर विधि का निर्माण कर सकती है, शासन कर सकती है। हालांकि यहाँ पर यह भी ध्यान रखना होगा कि जब राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है तो इस दौरान राज्य का जो विधानमंडल है उसका अस्तित्व बना रहता है। उसे न तो निलंबित किया जाता है, न उसका विघटन होता है। और उस विधानमंडल के पास विधायी अधिकार भी बने रहते हैं, राज्यों के पास विधायी अधिकार बने रहते हैं, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन वे स्वयं नहीं करते, भारत की संसद द्वारा किया जाता है। यदि राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा को राष्ट्रपति ने वापस ले लिया हो तो राज्य सूची के विषय पर संसद ने जिन कानूनों का निर्माण किया है, जिनका इम्प्लीमेंटेशन किया गया है, क्रियान्वयन किया गया है, वे अब अधिकतम 6 माह तक ही प्रचलन में बने रह सकते हैं। 6 माह की समाप्ति के साथ ही इनका प्रचलन भी समाप्त हो जाएगा, उनका प्रभाव पूरी तरह से जो है यहाँ पर समाप्त हो जाता है। अब हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि यदि राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई हो तो राष्ट्रीय आपात की घोषणा का कार्यपालिका पर क्या प्रभाव पड़ता है, राज्य की कार्यपालिका पर उसके क्या प्रभाव जाते हैं। तो इस दौरान क्या होता है, केंद्र को किसी राज्य के किसी भी विषय पर कार्यकारी निर्देश देने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। अनुच्छेद 352 का यदि प्रयोग किया गया हो तो केंद्र काफ़ी सशक्त हो जाता है। केंद्रीय शासन के पास ये अधिकार उपलब्ध हो जाता है कि वह राज्य को किसी भी विषय पर दिशा निर्देशित कर सकता है। तो केंद्र का दिशा निर्देशन राज्यों को मिलता है और कंपल्सन है, ऐसे दिशा निर्देश का पालन राज्य को करना ही होगा। एक और अक्सर जो प्रश्न पूछे जाते हैं आपकी ओर से कि यदि अनुच्छेद 352 का प्रयोग किया गया हो, कहने का आशय राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई हो तो क्या राज्य की जो कार्यपालिका है, राज्य का जो मुख्यमंत्री है, उसकी जो मंत्रिपरिषद है, क्या वो सब विघटित हो जाते हैं? तो ऐसा नहीं है। राज्य की कार्यपालिका यथावत बनी रहती है, केवल उनके पास शक्ति प्रयोग करने के जो अधिकार है वो सीमित हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपातकाल के दौरान राज्य सरकारों को निलंबित नहीं किया जाता है, उसके निलंबन की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। वित्तीय रूप से क्या प्रभाव पड़ता है, तो राष्ट्रीय आपात के दौरान राष्ट्रपति केंद्र और राज्यों के मध्य करों का संवैधानिक वितरण को संशोधित कर सकता है। जो भी पहले से पॉलिसी बनाई गई है केंद्र और राज्यों के बीच में करों के आवंटन को लेकर, राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा के दौरान राष्ट्रपति के पास अधिकार है कि वह करों को लेकर, करों के संवैधानिक वितरण को वह संशोधित कर सकता है। और इस प्रकार के संशोधन उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक जारी रहता है जिसमें आपातकाल समाप्त होता है। जैसे सपोज दैट राष्ट्रीय आपात की घोषणा 2023 में की गई हो, फाइनेंशियल ईयर 2023-24 चल रहा हो, राष्ट्रीय आपात की घोषणा यदि सपोज 2025 से वापस ली जा रही हो तो 2025 का जो फाइनेंशियल ईयर होगा, पूरे फाइनेंशियल ईयर तक राष्ट्रीय आपात का प्रभाव बना रहेगा।
यानी राष्ट्रपति ने आपातकाल के दौरान जो वित्तीय प्रयोग राज्यों के अधिकार क्षेत्र वाले जो वित्त हैं उनका प्रयोग करों के बंटवारे के रूप में राष्ट्रपति ने किया है, या करों के बंटवारे के संवैधानिक वितरण को संशोधित यदि राष्ट्रपति ने किया है, तो जिस वर्ष राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा को वापस लिया जाता है उस समय का जो वित्तीय वर्ष चल रहा होता है उसका प्रभाव उस संपूर्ण वित्तीय वर्ष तक यथावत बना रहता है। इसी प्रकार यदि राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई हो तो उसका प्रभाव लोकसभा के ऊपर क्या पड़ता है, हमें इसका भी अध्ययन करना जरूरी होता है। देखिए, अनुच्छेद 352 के तहत यदि राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई हो तो इस दौरान लोकसभा के कार्यकाल को सामान्य कार्यकाल की अपेक्षा आगे बढ़ाया जा सकता है। लोकसभा का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष होता है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकसभा के सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष को विधि का निर्माण कर 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। यानी 5 वर्ष का लोकसभा का जो कार्यकाल है वह 1 वर्ष के लिए और आगे बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए संसद के द्वारा विधि का निर्माण करना आवश्यक होगा। और 1 वर्ष तो कहने के लिए कि एक बार जब संसदीय अनुमोदन प्राप्त हो जाएगा तो 1 वर्ष का कार्यकाल का एक्सटेंशन मिल सकता है लोकसभा का। लेकिन ये और भी आगे के लिए लंबी अवधि के लिए कितने भी समय तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, लोकसभा के कार्यकाल को एक्सटेंड दिया जा सकता है, बशर्ते 1 वर्ष की समाप्ति से पहले लोकसभा उसका पुनर्अनुमोदन कर दे। इसी प्रकार संसद द्वारा किसी राज्य विधानसभा का कार्यकाल भी प्रत्येक बार 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो संसद के पास अधिकार है कि वह राज्य विधानमंडल के कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकता है और उसे प्रत्येक वर्ष की समाप्ति से पहले संसदीय अनुमोदन के आधार पर, संसदीय विधि निर्माण के आधार पर उसके कार्यकाल को लंबी अवधि तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। और यदि राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा को वापस ले लिया गया हो तो उद्घोषणा की समाप्ति के 6 महीने के अंदर राज्य विधानसभा के कार्यकाल का विस्तार पर जो प्रावधान लागू किए गए थे वह समाप्त हो जाएगा। यानी सपोज दैट अनुच्छेद 352 का प्रयोग किया गया, लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल बढ़ा दिए गए, तो ये जो विस्तार है आपातकाल को निरस्त किए जाने के बाद मात्र 6 माह तक ही इसका प्रभाव रहेगा, लागू रहेगा। भले उसकी अवधि और बनी हुई है। जैसे राष्ट्रीय आपात घोषणा वापस ले ली जाएगी, लोकसभा का या विधानसभा का 6 महीने के अंदर निर्वाचन को अनिवार्य कर दिया गया है, तब उसका चूंकि कार्यकाल आगे नहीं जाएगा। तो आज हम लोगों ने काफ़ी व्यापक अध्ययन किया। भारत में अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति द्वारा जो राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है उसकी संपूर्ण प्रक्रिया से आप सब परिचित हुए। उसका विस्तार क्या हो सकता है, उसके प्रभाव क्या हो सकते हैं, लोकसभा पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, विधानसभा पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, इन तमाम बातों को लेकर आपने यहाँ पर अध्ययन किया। इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्लास में राज्यों में राष्ट्रपति शासन को लेकर अध्ययन करेंगे। साथ ही हम लोग एक और नेक्स्ट क्लास में केंद्र शासित प्रदेशों में, जिसको कि आप संघ शासित प्रदेश भी बोलते हैं, संघ शासित क्षेत्र बोलते हैं, तो संघ शासित क्षेत्रों में आपातकालीन व्यवस्था का प्रयोग कैसे होता है, यानी राष्ट्रपति शासन की क्रियान्विति कैसे होती है, अनुच्छेद 356 का प्रयोग कैसे होता है, उसको लेकर भी अध्ययन करेंगे। साथ ही हम लोग जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है, वित्तीय आपातकाल, उसके बारे में भी विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो क्रम से आप सब यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं। इस कड़ी में सबसे पहले जो आपातकालीन उपबंध भारत के संविधान में किए गए हैं, उसकी पहली कड़ी के रूप में आज आपने राष्ट्रीय आपात को लेकर अध्ययन किया। इसकी दूसरी कड़ी के रूप में राज्यों में राष्ट्रपति शासन,
तीसरी कड़ी के रूप में संघ शासित क्षेत्रों में राष्ट्रपति शासन, और चौथी और अंतिम कड़ी के रूप में जो वित्तीय आपातकालीन व्यवस्था भारत के संविधान में अनुच्छेद 360 के तहत की गई है, उसको लेकर विस्तार से अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।